जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डिड यू यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर अवेलेबल हैं एक और प्रीवियस ईयर पेपर। हमेशा की तरह आज हम लेकर अवेलेबल हैं POL 201, यानी हमारे जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं जिनकी काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर इसका वीडियो करा दो, एक डिटेल एनालिसिस आप करा दो। तो इसका वीडियो हम लेकर आपके लिए स्टूडेंट अवेलेबल हो गया। आप देख सकते हो ये BA थर्ड सेमेस्टर का 2022-23 में जो एग्जाम आपका हुआ था, यानी प्रीवियस सेमेस्टर का पेपर है। और पेपर की टाइटल की बात करेंगे स्टूडेंट, तो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया इस पेपर का टाइटल है, जिसके 4 क्रेडिट के आपके ये पेपर होने हैं, जिसमें आपको 4 क्रेडिट दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, चूंकि आप CBSE पैटर्न में, तो आपको क्रेडिट अलॉट किए जाते हैं, जो काफी आपके फ्यूचर स्टडीज के लिए बड़े बेनिफिशियल हो जाएंगी। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं पेपर की तरफ और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके राइट आंसर क्या है। स्टूडेंट देखिए, अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो पहला क्वेश्चन ही आया है था, वो कह रहा है कि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्टार्ट्स इन इंडिया। ठीक है, तो स्टार्ट्स इन इंडिया, तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का क्या प्रारंभ, जब भारत लोकतंत्र बनेगा तभी तो। और भारत लोकतंत्र देश बना, जो डेमोक्रेसी भारत में आई वो 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को वो तैयार हो गई थी, वो हुआ। ठीक है, और उसका जो लोकतंत्र का इसका अंगीकरण संविधान का कर लिया गया। तो जो है 26 जनवरी 1950 से, तब से भारत एक डेमोक्रेटिक स्टेट हो गया। ठीक है, तो गणतंत्र देश हो गया। तो पहले का आंसर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आया था, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया, क्योंकि उसी समय जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था स्टूडेंट। तो विशेष राज्य का दर्जा किससे दिया गया जम्मू कश्मीर को, आर्टिकल 370 में, जिसमें वहां पे की व्यवस्था, वहां की सरकार जो होती थी वो 6 साल की, हमारे यहाँ हर राज्य में चुनाव 5 साल में, वहां 6 साल की व्यवस्था थी। और वहां पे कई चीजों का अलग अलग प्रावधान था। ठीक है, वहां पे कोई जमीन नहीं खरीद सकता था। तो ये सब आर्टिकल 370 कश्मीर, जम्मू कश्मीर को क्या विशेष राज्य का दर्जा दे रहा था। ठीक है, जिसको जो अभी की गवर्नमेंट ने खत्म करके वहां पे सबके लिए उसको भारत के और राज्यों की तरह उसको सामान्य राज्य बना दिया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थाई यानी जो टेम्पोरी चेयरमैन कौन था, प्रो टेम्पो चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो टॉकिंग अबाउट कि हु आर द प्रो टेम्पो चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वो जो थे, तो उनको मैं आपको बता देना चाहूँ कि स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी जिसको प्रो टेम्पो बोला गया है, तो वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कौन था? ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा जी को ये प्रो टेम्पो चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। आपको स्टूडेंट कुछ और बातें हमेशा की तरह बताऊंगा। टोटल अगर पूछा जाएगा तो 299 सदस्य थे। कितने थे संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 299 सदस्य थे। और दूसरी पॉइंट बताना चाहूंगा कि कितने दिन में तैयार हुआ, तो ये भी नोट करिएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान हमारा जो है वो बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, और इसके शिल्पकर्ता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो ऑप्शन है ना, देखिए अब और ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ये इसके शिल्पकर्ता यानी ड्राफ्ट को तैयार करने का काम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। और जो परमानेंट अध्यक्ष था ना, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो ऑप्शन ए दे रहा है, ये टेम्पोररी नहीं थे, ये परमानेंट थे। और ठीक है, और भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया, ये प्रिपेयर किया। ठीक है, ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझ लीजिए। तो 26 नवंबर 1950 को राष्ट्र को समर्पित किया गया, वो जो संविधान बना के। और 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र देश बन गया, लागू कर लिया गया। चलिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। तो जो 5 ईयर प्लान होता है ना, फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ 1951 में। 1951 से 1956 तक पहला 5 ईयर प्लान चला था। दूसरा 5 ईयर प्लान स्टूडेंट बात करें तो 56 से 61। और तीसरा भी नोट करिएगा, ये तो लगातार थे 61 से 65। लेकिन जो चौथा आया था ना, वो 65 के बाद 66, 67, 61 से जो हो गया छाछ। ठीक है, लेकिन 69 से, जो स्टूडेंट 61 से 66 के बाद जो चौथा है ना, वो 67-68 में नहीं आया, सीधे 69 में आया, 2 साल के गैप के बाद। 69 में से 74 तक चौथा चला है, यानी जो 3 तो लगातार आए 5-5 साल बाद, और लेकिन जो चौथा आया वो 69 से 74 के, यानी 1969 से 1974 तक चौथा पंचवर्षीय योजना चला था। ठीक है, ये देख लीजिएगा, जरा मुझे लगा कि बता देना चाहिए तो बता दिया आपको। स्टूडेंट, छोटी छोटी बातों को आप नोट करेगा। नीति आयोग वाज स्टेब्लिश्ड, कब स्टेब्लिश किया गया, कब इसको किया गया? तो स्टूडेंट, इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। ठीक है, और नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। स्टूडेंट, इसका जो चेयरमैन यानी जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद होता है। आप नोट कर लीजिएगा, कि अगर पूछा जाता है अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड यानी सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड का गठन कब किया गया? तो केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, 1953 में इसका गठन हुआ। इसका गठन कब किया गया? 1953 में। डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख इसकी संस्थापक अध्यक्ष थी। चेयरमैन जो थी, तो स्टेब्लिशिंग चेयरमैन, तो वो डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख थी। ठीक है, महिलाओं, बच्चों और के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों
आप कह सकते हो कि ये जो बनाया गया था, ये महिलाओं बच्चों के कल्याण के स्वैच्छिक संगठनों को मदद एवं बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था ने संवैधानिक दर्जा, यानी जब जो था पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी उसको संवैधानिक दर्जा कब दे दिया गया? तो 1993 डेट था स्टूडेंट, आपको बता दूं और अच्छे से कि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन करके, कौन सा 73वां संविधान संशोधन करके 1992 में नोट करिएगा क्या हुआ कि एमएल सिंघवी समिति की सिफारिश आई और 93 में इसको दर्जा दे दिया गया। और किस समिति के सिफारिश पे दर्जा दिया गया? तो लिख लेगा एलएम सिंघवी समिति के सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को 1993 में दर्जा दिया गया। ठीक है, सिफारिश 92 में हुई, 93 में इसको दर्जा, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अगला क्वेश्चन पूछा है पंचशील सिद्धांत संबंधित है, तो जो पंचशील थियरी दिया गया ना, तो पंचशील थियरी है ये विदेश नीति पे है। आपको बताऊंगा स्टूडेंट कि 1954 में, नोट करेगा, मैं जरूर आपको पता है, मैं हमेशा की तरह कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। 1954 में पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ। ठीक है, इसमें एक दूसरे को अखंडता, संप्रभुता और ये सारी चीजों को ध्यान देने पे ये बनाया गया, जो 5 सालों तक भारत की फॉरेन पॉलिसी का बैकबोन बना रहा, रीढ़ की हड्डी बना रहा। तो ये कैसी पॉलिसी थी? फॉरेन पॉलिसी थी स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। राजनीतिक प्रक्रिया संबंधित है, तो जो कह रहा है पॉलिटिकल प्रोसेस है वो किससे संबंधित है? चुनावी प्रक्रिया है, राजनीतिक दल इसमें शामिल है चुनावी प्रक्रिया में, ये भी है, हित समूह है, इंटरेस्ट ग्रुप है, तो सब सही। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी पॉलिटिकल जो है ये इन सारे चीजों को वो करता है। ठीक है, दिखाता है, इलेक्टोरल प्रोसेस, पॉलिटिकल पार्टी एंड इंटरेस्ट ग्रुप, ये सारे आता है। अगला करें राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? व्यापक, संक्षिप्त, ये भी दोनों। अरे जब व्यापक होगा, पॉलिटिकल सिस्टम बहुत व्यापक है भारत का। ठीक है, कंप्रेहेंसिव है, संक्षिप्त और दोनों नहीं है। इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, दोनों देख के बिल्कुल नहीं। राजनीतिक व्यवस्था भारत की संक्षिप्त तो है ही नहीं, बहुत व्यापक है, चरण चरण, जैसे गांव में अलग सिस्टम है, आगे और है, मंत्री है, पार्षद है, सबके चयन करने की प्रक्रिया बनी हुई है पूरा। अच्छा, तो व्यापक है, छोटे स्तर पर चुनाव नहीं खत्म हो जाता भारत में, इसीलिए भारत का चुनाव कराने में बहुत पैसा खर्च होता है। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात देश में हो रही है कि एक ही समय पर सारे चुनाव कराए जाए, जिससे खर्चे कम आए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने व्यवस्था बनाया, भारतीय संविधान ने क्या व्यवस्था बनाया है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, देखिए भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, यानी आप भारत के नागरिक हैं तो इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू कैन नॉट बी सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री। ठीक है, अगर आप भारत के नागरिक हो तो देन यू शुड मस्ट बी ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये नहीं कि लोग दोहरी नागरिकता ले लेते हैं ना, कि भारत के नागरिक हैं, मान लीजिए आप कनाडा के भी नागरिक हो जाए, तो नहीं संभव है। बहुत सारे देश दोहरी नागरिकता देखते हैं, लेकिन भारत में सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्ध संघवाद, जिसको कहते हैं क्वासी फेडरलिज्म, तो क्वासी फेडरलिज्म की बात करें स्टूडेंट, तो कह रहा है ये व्यवस्था का लाभ है। इसका क्वासी फेडरलिज्म का क्या है? तो ये नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकीकरण, बिल्कुल सही है। नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता, यानी ये भी सही है। कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, सहयोग और समन्वय, सब सही है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा कि ऑल ऑफ एबव, यानी जो मेरिट है क्वासी फेडरलिज्म की, ये तीनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव कर देते हैं। गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष। अब गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष की बात करें तो क्या करें, गठबंधन से क्या होता है? तो कमजोर सरकार, जैसे गठबंधन होगा ना तो सरकार के पास पूरा पावर, जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसके पास पूरा पावर तो रहता नहीं है, तो दूसरे से अपना दल को जोड़ लेती है और सरकार तो बना लेती है, लेकिन अब तालमेल मुद्दों पे या जो काम करना है उसमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है, कि एक दल नाराज हो जाएगा तो क्या होगा, तो इससे कमजोर सरकार बनेगी, बिल्कुल बनेगी। सरकारों में स्थायित्व यानी जो स्टेबिलिटी है वो नहीं रहेगी, ये भी सही है। राष्ट्रीय एकता को हानि भी पहुंच सकती है, बिल्कुल पहुंच सकती है। ऐसे पार्टी से सरकार बना लीजिए जो आपके हित का ही ना ख्याल रखे, भले उसके पास 2-4 सीटें हो और आप उससे जाके गठबंधन करके बैठे हो, तो ये गलत है। तो इससे उपयुक्त सभी, तो गठबंधन राजनीति का ये जो हानि है ना, ये सारी इसके निगेटिव नकारात्मक पक्ष है। ठीक है, ये सारे के सारे हैं, याद रख लीजिएगा। गठबंधन सरकार कितने प्रकार होते हैं? देखिए अब गठबंधन सरकार के हम भारत में बात करेंगे स्टूडेंट, तो 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, और 2 प्रकार क्या होते हैं? एक आंतरिक और एक वाह। 2 गठबंधन होते हैं, एक आंतरिक होता है और एक वाह होता है। ठीक है, जिसको एक्सटर्नल और इंटरनल आप बोलते हो। दल प्रणाली आवश्यक है, किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए। देखिए भैया, जब तक पार्टियां नहीं होंगी तो कैसे, जब तक इंसान के पास अलग अलग पार्टियों के चुनने का ऑप्शन नहीं रहेगा, हम एक बेहतरीन पार्टी कैसे चुन पाएंगे? अगर कोई कहे कि बस एक ही दल रहेगा भारत में, वही चुनाव लड़ेगा, वही जीतेगा, 2 ही दल, भारत में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, अलग अलग दल अपना बना सकते हैं अपने मुद्दों को लेकर। तो लोकतंत्र के लिए दल प्रणाली जो है, पार्टी सिस्टम, वो लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बड़ा अच्छा है। सीपीआई का संक्षिप्त रूप है, तो ये तो आप जानते हैं, इसके अध्यक्ष जो इसमें जुड़े हुए थे सीताराम येचुरी। सीपीआई मतलब होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, भारतीय साम्यवादी दल। ठीक है, ये आप जानते होंगे सीपीआई से जुड़े हुए क्या हैं, और ये लोग जो है मार्क्स के सिद्धांत को मानते हैं। ठीक है, मार्क्स को सिद्धांत को ये लोग मानते हैं, कम्युनिस्ट। अब बोल रहा है
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दल प्रणाली अस्तित्व में है भारत में, सॉरी इंडिया में कौन सा पार्टी सिस्टम चलता है? तो इंडिया में वही बताया बहुदल, इससे पहले ही वही डिस्कस किया कि मल्टी पार्टी सिस्टम भारत में चलता है। ये नहीं कि एक ही दल नहीं है, दुइये दल नहीं है। जैसे अमेरिका में क्या होता है, कॉमन और डेमोक्रेटिक और ऐसे होते हैं ना, दो होते हैं, अरिस्टो या डेमोक्रेटिक। तो ऐसा नहीं है, भारत में कई सारे दल चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुदलीय है, जबकि अमेरिका में कई जगह दो दल ही, प्रमुख दो दल में ही चुनाव होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्थानीय स्वशासन किस प्रकार की सरकार का आधार है, यानी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो कौन सा गवर्नमेंट का फॉर्म है? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ना वो लोकतंत्र का है, कि स्थानीय स्तर पे, छोटे स्तर पे गांव का अलग चुनाव, शहरों में पार्षद का चुनाव, फिर ये तो ये सब क्या है, स्थानीय स्वशासन का चुनाव जो होता है ना लोकतंत्र वाली व्यवस्था में ही होता है, छोटे छोटे स्तरों पे, ठीक है। गांव में जैसे आप छोटे स्तर पे गांव है, फिर ब्लॉक लेवल पे चुनाव, फिर जिला पंचायत, फिर आपका विधायक, फिर आप समझते हैं ना, तो इस तरह से सब आप समझ सकते हो, ठीक है। सांसद, एमपी, तब जाके बड़े प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव में मतलब होता है। तो छोटे से बड़े लेवल की प्रणाली डेमोक्रेसी में होती है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण प्रतिशत कितना है? तो इस समय जानते हैं स्टूडेंट, इस समय आरक्षण प्रतिशत की बात करें तो पंचायती राज में 33% है। यानी अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा, आपको पता तो आंसर चल जाएगा, लेकिन 73वां संविधान संशोधन में स्टूडेंट्स जो 73rd वाला अमेंडमेंट था, जो इसमें क्या किया गया, प्रारंभ 1992 में 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था, सुधार अमेंडमेंट मतलब सुधार ही होता है स्टूडेंट, तो 1992 में हुआ, तो उसमें 33% महिलाओं के लिए सीटों की व्यवस्था कर दी गई। लेकिन कई राज्य, ये भी जानिए, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ पे महिलाओं को 50% दिया गया, ठीक है। कितना दिया गया? 50% दिया गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे कर दिया गया कुछ राज्यों में। लेकिन भारत की बात कर रहा है तो भारत में 33 है अधिकांश राज्यों में, ठीक है। और 33 बनाया, राज्यों ने अपनी जो पावर का यूज करके उसको 50% तक भी किया है, लेकिन भारत की बात कर रहा है तो 33% यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए, जिला का एक सर्वोच्च अधिकारी क्या होता है? जो डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम होता है। डीएम से छोटा दूसरे नंबर का एसडीएम होता है, फिर नगर आयुक्त होते हैं, ठीक है, जिसको कमिश्नर आप बोलते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट सौंपी गई। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट सौंपी गई स्टूडेंट। तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति भी 1957 में हुई, और इन्होंने रिपोर्ट सौंप दिया 24 नवंबर को। नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि 24 नवंबर का दिन था और साल था 24 नवंबर, जो ईयर था वो आपका 1957 ही था। इसी ईयर में गठन भी किया गया, और इसी ईयर में 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी, और इसको लागू किया गया स्टूडेंट 58 में। लागू कब किया गया? 58 में। लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट, इसका गठन 57 में इसने रिपोर्ट सौंप दी, और इसने क्या किया, राष्ट्रीय विकास परिषद ने मेहता समिति की सिफारिश को स्वीकार किया, और 1959 में नेहरू ने पहली त्रिस्तरीय पंचायत का क्या किया, उद्घाटन किया, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायत का नेहरू ने उद्घाटन किया। और आपको बताया, त्रिस्तरीय पंचायत को अपनाने वाला मतलब बलवंत राय मेहता कमेटी को अपनाने वाला पहला राज्य स्टूडेंट राजस्थान है। इस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। 1965 में विमान, जब भारत का युद्ध हो रहा था पड़ोसी देश से, तब इनकी विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी, बलवंत राय मेहता जी की। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है। तो नगर पंचायत प्रणाली से, किससे? नगर पंचायत व्यवस्था, नगर पंचायत सिस्टम से 73वां संविधान संशोधन की बात करें, यानी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, जो पंचायती राज सिस्टम से जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट बात करें तो इसमें राज्य प्रणाली के रूप में ग्राम सभा की स्थापना या परिकल्पना की गई। इसी में राज्य प्रणाली के रूप में ग्राम सभा की स्थापना की परिकल्पना की गई, और इसने बताया कि 5 साल में चुनाव इनके होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, गोरखपुर में नगर निगम की स्थापना कब हुई? स्टूडेंट देखिए, गोरखपुर में म्युनिसिपैलिटी तो बहुत पहले से थी, बहुत काफी पहले से, ठीक है। 1900 आप बात करें कि बहुत काफी पहले से थी। देखिए, अब जो गोरखपुर में था स्टूडेंट, हम बात बताएं कि एसी होल में जो पहले आईसीएस थे वो क्या थे, ठीक है। और वो गोरखपुर में जब म्युनिसिपैलिटी का स्थापना हुआ, तो एसी होम जो उस समय आईसीएस थे, वो इसके अध्यक्ष और मोहम्मद इस्लाम और एडी यानी अयोध्या दास, जो हम एडी मॉल है ना गोरखपुर में सोचते हैं, उन्हीं का है, उन्हीं के। तो ये पहले उपाध्यक्ष हुआ करते थे। अयोध्या दास का गोरखपुर में बहुत प्रभाव था, जैसा कि हम सब लोग गोरखपुर से हैं तो थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं, अगल बगल के भी होंगे तो जानते होंगे। तो पहले गोरखपुर के जो ये नगर निगम था ना, इसका नाम पहले अमनो अमन था, ठीक है। और बहुत पहले इसमें म्युनिसिपैलिटी की स्थापना की गई। अब बाद में, ठीक है, नगर पालिका की स्थापना इसमें हो गई थी 1869 में, सॉरी नगर पालिका की। और बाद में बात करें स्टूडेंट कि मतलब एसी होल्म ने कर दी थी, ठीक है।
बाद में जो बात करें कि इसको दर्जा दे दिया गया नगर निगम का, तो स्टूडेंट 1994 में दर्जा मिला है, और ये जो अधिनियम है वो 1989 का हो सकता है, ठीक है। इसमें हम बहुत श्योर नहीं है, लेकिन हमको सारा यही लगा कि ये 1989 का अधिनियम द्वारा ही किया गया है, ठीक है। लेकिन गोरखपुर में जो बात करें म्युनिसिपैलिटी बहुत पुराना स्टूडेंट, ठीक है। चलिए 1869 में ही माना जाता है कि स्थापना करके रोहिड़ और नदी और राप्ती नदी के थ्रू जल सप्लाई का काम यहां से शुरू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कृषि किस अनुसूची में सम्मिलित है। इस क्वेश्चन का तो आंसर ऑप्शन स्टूडेंट आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, आप खुद जाके चेक करेगा, इसमें से ये सारे आंसर ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि इसमें 11वीं 12वीं 6वीं और 5वीं लिखा है, लेकिन कृषि जानते हैं 7वीं अनुसूची में है। किसमें है? 7वीं अनुसूची में है, और इसका विषय राज्य को दिया गया, यानी कृषि पे कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, लेकिन अनुबंध कृषि पे जो है वो कानून केंद्र सरकार बना सकता है। तो 7वीं अनुसूची के दूसरी उपसूची में है, 7वीं अनुसूची सही होगा, 7वीं अनुसूची के दूसरे उपसूची में कृषि संबंधी है, आप नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, 7वीं अनुसूची होनी चाहिए थी, तो 7वीं अनुसूची की भी दूसरी उपसूची में इसको रखा गया है, ठीक है, कृषि को रखा गया है। आप समझिए ये गलत ऑप्शन आया था, मुझे लगता है सारे स्टूडेंट को इस पर नंबर दे दिए गए होंगे। पंचायत समिति का क्षेत्र होता है, अब पंचायत समिति का क्षेत्र क्या है? गांव, शहर, जिला, खंड। तो स्टूडेंट अगर पंचायत कमेटी की बात करें या पंचायत समिति की बात करें, तो इसका जो होता है वो क्षेत्र क्या होता है? इसको खंड बोलते हैं, ब्लॉक जो होता है ब्लॉक तक होता है, ठीक है ना। जैसे गोरखपुर में बहुत सारे ब्लॉक हैं स्टूडेंट्स आपके, जैसे सरदार नगर ब्लॉक है, चरगावा ब्लॉक है आपका, तो इस तरह से कई सारे ब्लॉक हैं, और पंचायत कमेटी का जो क्षेत्र होता है ना वो ब्लॉक तक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 6, 7, 8 गांव मिलकर एक ब्लॉक बनाते हैं, 10, 12 गांव भी हो सकते हैं स्टूडेंट, ऊपर भी हो सकते हैं। दबाव समूह निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? दबाव समूह की बात करें यानी प्रेशर ग्रुप कौन से तरीके नहीं अपनाते हैं? तो देखिए स्टूडेंट, पहले इसके लिए आपको समझना पड़ेगा दबाव समूह क्या होता है। दबाव समूह की बात करेंगे स्टूडेंट, तो ये राजनीति से संबंधित नहीं होते, यानी राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों से ये संबंधित होते हैं, यानी ये राजनीति में तो भाग नहीं लेते, लेकिन राजनीति की सारी गतिविधियों से ये संबंधित होते हैं। ये लॉबिंग करते हैं, ये संगोष्ठी करते हैं, बैठक करते हैं, वार्ता करते हैं, प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, मतलब माहौल बनाते हैं प्रेशर में अपने, लेकिन ये खुद नहीं चुनाव लड़ते हैं। तो ये लॉबिंग कमिटी, जो लॉबिंग या प्रेशर ग्रुप जो होता है, ये सारा काम करता है, ये वार्ता, प्रचार, प्रसार ये सब करते हैं, ये चुनाव नहीं लड़ते हैं, इस बात को आप समझिए। यानी ये चुनाव से नहीं संबंधित होते हैं, लेकिन ये राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित होते हैं। राजनीति से संबंधित नहीं है, राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित है, ये माहौल बना देते हैं किसी के पक्ष में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आलमंड और पावेल ने के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो जो अब स्टूडेंट बात करें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आलमंड एंड पावेल्स क्लासिफिकेशन, तो आलमंड और पावेल ने 3 चीजों का जिक्र ही किया है स्टूडेंट, और वो तीनों क्या है? पहले इन्होंने बात की है कि इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप, यानी स्थानक इसकी बात की है, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप, संस्थानात्मक दबाव समूह की, एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप, सामुदायिक दबाव की, और नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप की भी बात की है। तो किसकी बात नहीं की है? सुरक्षा समूह यानी सिक्योरिटी ग्रुप की बात नहीं की है। तो ये इसकी बात, ये जो है आलमंड और पावेल अपने क्लासिफिकेशन में नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, जो हमारा मूविंग टू द क्वेश्चन 28, ये कह रहा है कि प्रेशर ग्रुप अडॉप्ट विच मींस टू फुलफिल देयर इंटरेस्ट, यानी प्रेशर ग्रुप कौन सा तरीका अपनाते हैं जिससे अपने हितों की पूर्ति करते हैं? तो वो देखिए, ये संवैधानिक तरीका अपनाते हैं स्टूडेंट, गैर संवैधानिक नहीं अपनाते हैं। जो प्रेशर ग्रुप होते हैं ना, कहते हैं ना चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन वो बैठकें, चर्चाएं, लॉबिंग ये सब करते हैं, ठीक है। किसी को मनोमित करते हैं, पद का प्रस्ताव करते हैं, धरना देते हैं, सारा काम करते हैं, और ये संविधान के अंदर रह के करते हैं, गैर संवैधानिक काम नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला संघ का गठन किस नगर में हुआ? तो देखिए, भारत की पहली महिला संगठन का गठन, ईयर बताता हूं स्टूडेंट, नोट पहले करिएगा, 1917 में। अब जो जगह था वो भी बता रहा हूं, मद्रास में। कहां पे हुआ था? 1917 में मद्रास में हुआ स्टूडेंट। और मद्रास का एक जगह था अड़यार में, इसकी स्थापना की गई। उसकी स्थापना किसने की? याद करिएगा, नाम जरूर नोट करिए, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने, मार्गरेट कजिंस ने, एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिंस और जीन राजा दास ने किया। जीन राजा दास ने, इन तीनों ने मिलकर महिला संघ का गठन किया, ठीक है। और ये महिला के हितों और उन सब चीजों पे ध्यान देने के लिए इसको किया गया मद्रास में। मतदान व्यवहार किसका स्वरूप है? किसका रूप है? यानी वोटिंग बिहेवियर किसका है? तो ये सामाजिक व्यवहार है, राजनीतिक व्यवहार है, ठीक है। ये कैसा है? वोटिंग बिहेवियर इज फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल व्यवहार, राजनीतिक व्यवहार है, ठीक है। स्टूडेंट एक करेक्शन कर देता हूं आपको कि यहाँ पे मतदान व्यवहार यानी मतदान कैसे करना है, किसको डालना है, क्या करना है, तो ये सोशल ग्रुप हो जाएगा स्टूडेंट। सॉरी, अगर मैंने गलती में आपको बोल दिया, इसको सोशल ग्रुप कर लीजिए तुरंत यहीं पे पहले।
अभी रुक के, ठीक है। तो ये सोशल बिहेवियर है कि किसको चुनना है, कैसा इंटरेस्ट है कैंडिडेट का, नेसेसरी ये कहता है कि बिहेवियर विद पॉलिटिकल साइको, ये जो कहता है कि दे आर, मतलब वोटिंग करने के लिए एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ कि सेफ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन इंडिविजुअल और वोटर्स एटीट्यूड, ठीक है। तो इसमें सोशल फैक्टर्स, ये सोशल बिहेवियर्स है, सामाजिक कि कैसे वोट करना है, कैसे चुना है, तो आपका सामाजिक गुण है, ये पॉलिटिकल बिहेवियर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। विषय जिसमें चुनाव की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, तो जिसमें चुनाव का अध्ययन किया जाता है स्टूडेंट, उसको सेफोलॉजी कहते हैं, जिसमें चुनाव के एक्चुअली इसमें चुनाव प्रक्रिया में इसमें चुनाव परिणाम के नतीजों का क्वांटिटेटिव, संख्यात्मक जिस तरह से होता है, निष्कर्ष निकाला जाता है, स्टडी की जाती है, चुनाव परिणामों का क्वांटिटेटिव स्टडी इसमें किया जाता है, इसको सेफोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एक क्वालिटेटिव होता है जिसमें गुणात्मक होता है, और ये मात्रात्मक स्टडी की जाती है, ठीक है। चुनाव परिणामों की, कितना से हार हुआ, कितने से जीत हुई, कितना कम रहा, किस जगह कितना वोट पड़ा, किस जगह महिलाओं ने वोट नहीं डाला, ये सारे चीजों का जो कैलकुलेशन है वो सेफोलॉजी में होता है। मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व है वर्ग, धर्म, जाति, ये सबसे तय होता है कि कौन किस धर्म होता है ना, वोट डाल जाता है हम इस जाति के, हम इस पे वोट दे देंगे, तो इस सारे से मतदान व्यवहार प्रभावित होता है, वर्ग से, जाति से, धर्म से, लोग इसके चक्कर में दे देते हैं, जबकि अपने दिमाग और विवेक का इस्तेमाल करके एक अच्छे प्रत्याशी को वोट देना चाहिए। जाति धर्म में बटकर वोट नहीं देना चाहिए, जो अच्छा काम करे, कोई भी हो, कुछ भी हो, उसके लिए वोटिंग करनी चाहिए। भारत में चुनावी प्रक्रिया के अध्ययन का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया, तो इसमें स्टूडेंट भारत में चुनावी प्रक्रिया के अध्ययन का सर्वप्रथम प्रारंभ की बात करें तो इसमें योगेंद्र यादव ने किया, ऐसा हो सकता है, इसमें आप जरा इसको क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो कास्ट शब्द की उत्पत्ति कास्टा वर्ड से हुई है, कास्टा, CASTA, जो वर्ड भी बता दे रहा हूं किस वर्ड से, अगले बार वर्ड दे देगा, तो कास्टा वर्ड से हुई है स्टूडेंट, जो स्पेनिश और पुर्तगीज वर्ड है, जो क्या है, स्पेनिश और पुर्तगीज वर्ड है, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, स्पेनिश एंड पुर्तगीज में ऑप्शन बी, स्पेनिश एंड पुर्तगीज वर्ड कास्ट जो है कास्टा से है। अगला क्वेश्चन है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी इंडिया डिक्लेयर्ड सेकुलर स्टेट, तो 1976 में भारत को सेकुलर स्टेट घोषित किया गया है, ठीक है। इसके प्रेलम्बल में जोड़ दिया गया सेकुलर शब्द बाद में, ये हमारा संविधान तैयार हुआ तो नहीं था, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय के बाद इसमें जबरदस्ती इसको जोड़ा गया है, ठीक है। सेकुलर शब्द को भारत में धर्मनिरपेक्ष, इसको भारत में जोड़ दिया गया, ठीक है। जबरदस्ती ने मतलब संविधान में रख के, लेकिन ये अब ये संविधान की प्रस्तावना जोड़ दिया, जिसको अब अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगला है, अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या भारत में है, अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या भारत में स्टूडेंट बात करें 705 है से अधिक है, तो हम 700 से अधिक जाएंगे, 705 से अधिक है, ठीक है। 700 से 800 तो दिया नहीं, 705 से अधिक है। 30 राज्यों में 8.6% क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब जनजातियां, अनुसूचित जनजातियां कितनी है, 8.5% है। 2021 के आसपास की जो रिपोर्ट आई थी, तो उसमें 705 अनुसूचित क्या है, 705 संख्या में नहीं है, ये इनके जो जनजाति है उनके प्रकार है, 700, आप समझिए 705 से अधिक प्रकार की जनजातियों के प्रकार है, ना कि उनकी संख्या तो करोड़ों में है, ठीक है। तो आप ये समझिए, वो पूछा कि कितने प्रकार की हैं, ये बात हो रही है। अगला क्वेश्चन, पिछड़े वर्ग को भारत में कितने प्रतिशत आरक्षण है, तो देखिए ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास को कितना है, तो अदर बैकवर्ड क्लास को भारत में 26% रिजर्वेशन है। अब रिजर्वेशन अभी मौजूदा जो समझा देता है स्टूडेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से है, तो इसमें ओबीसी को 27, जो 16% दिया हुआ है स्टूडेंट, इसमें ये जो 16 नहीं, इसमें कह रहा है ओबीसी को 27, एससी को 15% के आसपास, और एसटी को 7.5%, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस को 10%। तो ओबीसी को 27, एससी को 15%, एसटी को 7.5% और ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से दिया जा रहा है। बाकी कुछ राज्यों ने अपने हिसाब से बदलाव भी कर दिया, जैसे बहुत सारे देश, जैसे बहुत सारे राज्य, जैसे बिहार ने उसमें कर दिया और लोगों का भी बढ़ा दिया है। हम यहाँ पे भारत से की बात कर रहे हैं, इसलिए भारत को ध्यान में रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव संबंधित है स्टूडेंट, भारतीय, तो इसमें मैं आपको बता दूं 324 से 329, जो आर्टिकल 324 से 329, ये जो संविधान का भाग 15वां भाग है के भाग 15 के आर्टिकल 324 से 329 के अंतर्गत चुनाव सम्मिलित हैं, भाग 15 में है, ये भी याद रखिएगा, कभी भाग ही दे देगा। अब बोल रहा है एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम, यानी जो होते हैं मताधिकार व्यवस्था, वयस्क मताधिकार व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो देखिए वयस्क मताधिकार की बात इसमें अनुच्छेद 326 में, यानी जब जो 18+ हो गया उसको वोटिंग राइट का बात किया गया, इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात है इसमें इंडिया में, तो आर्टिकल 326 इसकी बात करता है।
उनको वोट देने का अधिकार देता है। अलगाव की राजनीति कहाँ का उदाहरण है स्टूडेंट? अलगाव की राजनीति का मुद्दा जानते हैं कहाँ गरमा गया? कश्मीर में गरमाया हुआ था, जब तक आर्टिकल 376 था। जैसे महमूदा मुर्फी सॉरी जैसे ये जो यहाँ पे कश्मीर में मैं बताना चाहूंगा, जैसे पीडीपी की पार्टी थी, उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की पार्टियां थी। तो यहाँ अलगाववादी का ये थी, ये बार बार जो भारत की विरोधी ताकतें उनसे बात करने के लिए सरकार पर दबाव बनाती थी, और इन्हीं का शासन कश्मीर में चल रहा था। और 370 के साथ कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसको भारत सरकार ने इस अनुच्छेद को रद्द करके कश्मीर से अलग राज्य नहीं, भारत के एक सामान्य राज्य की तरह उसका व्यवस्था अब कर दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट आशा करता हूं आपको वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। हमने 40 क्वेश्चन आपके लिए कवर किया है। आप एग्जाम में 50 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होकर जाइएगा। कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करिएगा। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। वीडियो को फ्रेंड्स से शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपके इस छोटे छोटे काम से हमारा बड़ा हौसला बढ़ता है, और हम भी एक लगता है कि एक अच्छा काम कर रहे हैं। आपके लिए 2-3 सालों से जो वीडियोस बना रहे हैं स्टूडेंट, तो लगता है कि आप वो करते हो तो हमें भी कुछ अच्छा आउटकम मिलता है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। स्टूडेंट थैंक यू सो मच।